हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी वन से हम स्टार्ट करना एक बार फिर से फार्माकोलॉजी को। हम चलेंगे सिलेबस के हिसाब से। पीसीआई के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर के लिए ये सिलेबस है। तो इसमें हम वन बाय वन सिलेबस को फॉलो करते हुए वन बाय वन हर एक वीडियो में इसके बारे में पढ़ते चलेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट फार्माकोलॉजी वन की, जो कि फोर्थ सेमेस्टर है एज पर द सिलेबस ऑफ बी फार्मा अकॉर्डिंग टू पीसीआई। तो सबसे पहले इसमें इंक्लूड की गई हैं जनरल टर्म्स हैं, कुछ एक डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। अगर आप नए हैं बिल्कुल ही, आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो आपके लिए उन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। यहीं से आपका बेसिक स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले है जनरल फार्माकोलॉजी। ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी में इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। तो जैसा कि आप डेफिनेशन से इसके टर्म से देख सकते हैं कि व्हाट इज फार्माकोलॉजी, यहाँ से हम देखेंगे। तो फार्माकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनाया। पहला है फार्माकोन और दूसरा है लॉजी, यानी कि लोगस। लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, या आपने हर एक जितने भी सब्जेक्ट पढ़े उनकी डेफिनेशंस में हम पढ़ते हैं व्हाट इज बायोलॉजी। तो लॉजी मीन्स टू स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग्स, तो दैट इज लॉजी। दूसरा वर्ड है यहाँ पे फार्माकोन। फार्माकोन का मतलब होगा यहाँ पे ड्रग्स या फिर मेडिसिन। ठीक है, अंडरस्टैंड है, यानी कि हम क्या स्टडी करेंगे यहाँ पे, ड्रग्स को स्टडी करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू स्टडी अबाउट द ड्रग्स, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी दो चीजों से मिलकर बनती है, फार्माकोडायनेमिक्स प्लस फार्माकोकाइनेटिक्स। डायनेमिक्स प्लस काइनेटिक्स दो चीजों से मिलकर बनती है, हम आगे देखेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, व्हाट द ड्रग डज टू आवर बॉडी। ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है उसे हम क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक। अब ड्रग क्या करती है हमारी बॉडी के साथ, हमारी बॉडी को ट्रीट करती है, अपने इफेक्ट शो कर सकती है। वो जो बेनिफिशियल हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं तो वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है, डिजायरेबल भी हो सकते हैं। वो सारे क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर आते हैं, व्हाट ड्रग डज टू अवर बॉडी। दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या हुआ, व्हाट आवर बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है, हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। तो हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, चार मैंने ADME इन चारों को फॉलो करती है। एब्जॉर्प्शन होता है सबसे पहले, फिर मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एल्यूमिनेशन। ठीक है, तो ये क्या होगा, फार्माकोलॉजी यहाँ पे दो चीजों से मिलकर बनी है, फार्माकोडायनेमिक्स और काइनेटिक, इसी के अंदर सारी चीजें रिवॉल्व होती है। ठीक है, एक बार दोबारा से डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। सो ये डेफिनेशन भी इसकी सही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी एंड बॉडीज रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग। ये किस चीज के बारे में है, ये है कि ड्रग का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है और फिर बॉडी उसके रिस्पॉन्स में कैसा इफेक्ट शो कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है हमारी फार्माकोलॉजी। उसके बाद फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक में छोटा सा डिफरेंस दिया गया है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न विद इफेक्ट ऑफ ड्रग विद द मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या करती है, फार्माकोडायनेमिक्स मतलब हमारी बॉडी में जाकर उसके साथ क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस वो अपना इफेक्ट शो करती है। ये भी डायनेमिक के अंदर आया, मैंने बताया ना, बट ड्रग डज टू अवर बॉडी। तो ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करके अपना इफेक्ट शो करती है। फार्माकोकाइनेटिक में वही ड्रग की मूवमेंट हो रही है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, वो कैसे कैसे एब्जॉर्ब होती है, कैसे कैसे वो अपना फंक्शन शो करती है। डायनेमिक और काइनेटिक में आपको बता चुका हूं। ठीक है, इन चार चीजों के बेस के ऊपर होती है सारी चीजें, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और एल्यूमिनेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब कोई भी ड्रग सबसे पहले हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, है ना। अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ले रहे हैं तो सबसे पहले वो एब्जॉर्ब हो गया हमारे स्टमक में जाके, इंटेस्टाइन में, या जो भी उसका एरिया है एब्जॉर्ब होने के लिए। उसके बाद वो मेटाबलाइज होगी, ब्रेक डाउन होगा उसका, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो ब्रेक डाउन होगी। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगी थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड में एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या होता है, सॉरी मैंने गलत बताया, मेटाबॉलिज्म बता दिया एब्जॉर्प्शन के बाद, ये है डिस्ट्रीब्यूशन, ADME। ठीक है, पहले एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद फिर वो मेटाबोलाइज होगी एंड देन इट गो फॉर एलिमिनेशन। अपना इफेक्ट शो करेगी, इफेक्ट शो करके वो एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जनरल फार्माकोलॉजी सेम चीजें दी गई हैं, क्या क्या इसकी डेफिनेशन हैं वो सब इसमें दिया गया है। ठीक है, फार्माकोलॉजी हम देख चुके हैं। अब है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। सो स्टडी ऑफ ड्रग विद देयर क्लिनिकल यूजेस। देखो जहां भी वर्ड क्लिनिकल आ रहा है इसका मतलब है कि वो ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। ठीक है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मतलब कि फार्माकोलॉजी इन ह्यूमन बींग्स। अगर यहाँ पे नॉन क्लिनिकल होता है, जैसे कि आपने देखा होगा क्लिनिकल ट्रायल्स, है ना, तो क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब होता है किसी भी ड्रग का ट्रायल किया जा रहा है ह्यूमन बींग्स के अंदर, उससे पहले हम करते हैं नॉन क्लिनिकल यानी कि एनिमल्स के अंदर। तो जहां भी क्लिनिकल वर्ड आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो ह्यूमन रिलेटेड है। ड्रग्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्या होती है, ड्रग एक मेडिसिन या कोई भी सब्सटेंस होता है जो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है जब वो बॉडी के अंदर जाती है। फार्माकोकाइनेटिक हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से वही डेफिनेशन, कुछ एक डेफिनेशन रिपीट हो रही है। फार्माकोडायनेमिक देख चुके हैं। उसके बाद है टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी क्या है, टॉक्सिकोलॉजी वो साइंस की ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ पॉइजन, टॉक्सिक सब्सटेंस, एंटीडोट एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, अब कोई भी ड्रग होती है उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है कि कितना हमें बॉडी के अंदर उसे इंजेस्ट करना है। अगर वो उससे ज्यादा अमाउंट में हम उसे बॉडी में दे रहे हैं तो क्या होगा, अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं बेनिफिशियल इफेक्ट शो करे, ड्रग को अगर ज्यादा अमाउंट में दे रहे हैं हम उसके
जो भी उसकी कंसेंट्रेशन मेंशन्ड है उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो टॉक्सिक हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। उसके बाद है कीमोथेरेपी। सो व्हाट इज कीमोथेरेपी? इट इज़ अ ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द यूज ऑफ केमिकल ड्रग्स फॉर द डिजीज, ठीक है। कीमोथेरेपी जनरली क्या होता है, कैंसरस में जो कैंसर होता है उसके अंदर हम कीमोथेरेपी देते हैं, लेकिन कीमोथेरेपी इज नॉट लिमिटेड ओनली अप टू द कैंसर। जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो भी अंडर कीमोथेरेपी ही आती है। कीमो मतलब केमिकल, थेरेपी मतलब थेरेपी देना, तो केमिकल से किसी चीज़ को ट्रीट करना इज नोन एज कीमोथेरेपी, ठीक है भाई। तो ड्रग्स क्या है? ड्रग्स भी तो केमिकल ही है। उसके बाद है एडवर्स रिएक्शन। एडवर्स रिएक्शन के बारे में हम जानते हैं कोई भी अनवांटेड या फिर कोई भी अनऑक्सियस इफेक्ट है ना, हम कोई भी ड्रग लेते हैं, क्यों लेते हैं कि उसका ये इफेक्ट आएगा हमारी बॉडी पे, इसलिए हम इसे ले लेते हैं। यानी कि वो ड्रग हमने वो जो इफेक्ट है वो हमें पता है इसका क्या इफेक्ट आएगा और वो हम चाहते हैं कि वो आए। लेकिन अगर कोई ऐसा इफेक्ट आ जाए जो हम चाहते ही नहीं आए और वो हमें पता भी नहीं आ सकता, पता भी नहीं कि वो आ सकता है, वो हार्मफुल हो, तो उसे हम कहेंगे एडवर्स रिएक्शन। कोई भी अनइंटेंडेड और अनऑक्सियस इफेक्ट होगा उसे हम एडवर्स रिएक्शन बोलेंगे, जो हार्मफुल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि एब्जॉर्ब होने के बाद, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो बॉडी अब फंक्शन करने के लिए हमारी बॉडी में अवेलेबल होगा, जो ड्रग का अमाउंट, उसे हम बोलेंगे उसकी अवेलेबिलिटी, ठीक है। जैसे हम कोई भी टैबलेट ले रहे हैं, टैबलेट लेने के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगी, ब्रेक डाउन होगा, वहाँ से उसका अब्जॉर्ब होगा, कुछ पार्ट उसका नॉन एब्जॉर्ब होगा जो कि एलिमिनेट हो जाएगा डायरेक्ट। तो एब्जॉर्ब हुआ वो उसका कुछ 1% है ना जो हमने इंजेस्ट किया था, तो वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम देखें इंजेक्शन और टैबलेट्स के अंदर डिफरेंस देखें, ओरल ड्रग्स के अंदर, तो जो इंजेक्शन हो वो बेटर इफेक्ट शो करते हैं अपना। क्यों करते हैं? क्विक भी रिएक्शन होता है उनका, वो इसलिए क्योंकि उनकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है। अगर इन केस ऑफ आईएम में थोड़ी और कम होती है, ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्ट उसको ब्लड में इंट्रोड्यूस कर दिया तो अपना अच्छे से इफेक्ट शो करेगा। वहीं जो कोई टैबलेट की फॉर्म है या सिरप की फॉर्म है, पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगी, वहाँ का पूरा प्रोसीजर फॉलो करेगी, तो कुछ अमाउंट उसका नॉन एब्जॉर्ब होता है और ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स है, तो हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, उसके लैंडमार्क्स हैं। हिस्ट्री कुछ नहीं, हिस्ट्री बस यही दिया गया है कि स्टार्टिंग से नॉलेज ऑफ ड्रग्स एंड देयर यूजेस फॉर डिजीज आर ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जितना पुराना मैनकाइंड का हिस्ट्री है उतना ही पुराना ड्रग्स की नॉलेज है हमारे लिए। प्रिमिटिव मैन यानी कि जो हमारे पूर्वज होते थे, उन्होंने अपनी नॉलेज को गैदर किया किस चीज़ की, हीलिंग बाय मेडिसिन, ठीक है। अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग प्लांट से, अलग अलग एक्सट्रैक्ट से वो देखते गए कि किन किन चीज़ों से बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है ना। एनिमल्स को नोटिस करते थे, जो वो इल होते थे, बीमार होते थे, और प्लांट्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, फिर प्लांट्स के कोई लीफ है, स्टेम है, उनको कंज्यूम करने के बाद उनकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो उन्होंने वहाँ से देखना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, प्लांट से ड्रग्स को हमने निकालना शुरू किया। वो नेचर एंड सोर्सेज में हम पढ़ेंगे, प्लांट ड्राइव्ड होती है, एनिमल ड्राइव्ड भी होती है, मिनरल ड्राइव्ड भी होती है, ठीक है। उसके बाद है लैंडमार्क्स के अंदर कुछ एक साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में हम पता करना है कि उन्होंने क्या क्या किया था, ठीक है। फर्स्ट है हिपोक्रेटिस इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ नोटिस किया था कि जब भी कोई बॉडी डिजीज कंडीशन में होती है तो वो एबनॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल नहीं है अगर वो डिजीज है तो, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस यूज ऑफ मेटेलिक साल्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। सेकंड है परसेलेस कौन है? ग्रैंड फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है, ये इनको ग्रैंड फादर ऑफ फार्माकोलॉजी बोला जाता है। ही इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। नेक्स्ट इज अबाउट मॉडर्न फार्माकोलॉजी। सो ऑस्टवाल्ड साइमेडबर्ग कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी वो है ऑस्टवाल्ड साइमेडबर्ग। ही एस्टेब्लाइज फार्माकोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। उन्होंने कहा कि फार्माकोलॉजी अपने आप में एक अलग चीज है, इसको आप इसका एक अलग से एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को उन्होंने एस्टिमेट किया ब्लड के अंदर ही। उसके बाद साइंटिस्ट आते हैं जॉन जोकब अबेल। ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था आइसोलेशन ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम पिट्यूटरी। हिस्टामिन को पिट्यूटरी से आइसोलेट किया था इन्होंने। हिस्टामिन के बारे में आप जानते हैं, ये एक एलर्जिक जब रिएक्शन होती है, रिस्पॉन्स होता है, तब रिलीज आउट होता है, वैसोडाइलेशन कराता है। प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन, ठीक है भाई। पॉल एलरिच कौन थे? एक नोबेल प्राइज विनर थे और ये क्या जाने जाते हैं? एज ए फादर ऑफ कीमोथेरेपी। ही ऑल्सो नोन फॉर फाइंडिंग अ क्योर फॉर सिफिलिस इन 1909, ठीक है। सिफिलिस का क्योर उन्होंने निकाला था 1909 में। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही कि वो फादर ऑफ कीमोथेरेपी के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। ये थे पॉल एलरिच। उसके बाद है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे? जो सबसे फर्स्ट जिन्होंने एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पेनिसिलिन। इसके बारे में सब जानते हैं, 10th क्लास से फिर 12th क्लास में हम ये सब पढ़ते आए हैं। उसके बाद है रामनाथ चोपड़ा जैसे कि नाम से पता चल रहा है इंडियन है कोई, तो ये क्या थे? फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, ठीक है भाई। उसके बाद है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी कुछ नहीं है इसमें बताने का, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं और ईजी है बहुत ही कि फार्माकोलॉजी का क्या क्या स्कोप है, इसके अंदर क्या क्या होता है, आगे क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी लाइन्स हैं जहाँ इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये रीडिंग आउट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर वीडियो को पॉज करके ये सब पढ़ सकते हैं।
ठीक है भाई, ये सारे टर्म्स हैं, फार्माकोजिनोमिक्स, फार्माकोजेनेटिक्स। तो फार्माकोजिनोमिक्स क्या है? इट इज़ यूज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू गाइड द चॉइस ऑफ ड्रग एंड डोज। इट हेल्प्स इन ड्रग डिस्कवरी, मिनिमाइज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये कहते हैं कि हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करें किस चीज़ के लिए? ये सिलेक्ट करने के लिए कि ड्रग कौन सी होनी चाहिए और उसकी डोज कितनी होनी चाहिए। ठीक है भाई, जेनेटिक्स में भी कैसे, जेनेटिक लेवल पे आप जानते हो, मोलिकुलर लेवल पे जीन्स तक की बात करना, डीएनए लेवल पे, अगर वहाँ तक की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हम आसानी से ड्रग ऑफ चॉइस और उनकी डोज के बारे में जान सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं फार्माकोजिनोमिक्स। नेक्स्ट है फार्माकोजेनेटिक्स। इट इज़ अ स्टडी ऑफ जेनेटिक बेसिस फॉर वेरिएबिलिटी इन ड्रग रिस्पॉन्स। अलग अलग लोगों के अंदर किसी भी ड्रग का रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकता है, किस बेसिस पे? उनकी जेनेटिक्स के आधार पर। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे फार्माकोजेनेटिक्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ड्रग ऑब्वियसली। ठीक है भाई, फार्माकोलॉजी इज नोन एज द बैकबोन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल, कुछ एक टर्म्स थी फर्स्ट क्लास में हमने इंक्लूड कर दिया, बस इनका आपके बारे में जानना जरूरी था कि ये क्या क्या होती है, ताकि आगे आप जब पढ़ोगे, जब जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनमें आपको ये पता चले कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, काइनेटिक्स क्या है, क्या बात की जा रही है, ताकि आपको ये समझ आए। तो ये बेसिक है आपके लिए जानना। उसके बाद है नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या क्या नेचर होता है और कहाँ से वो ऑब्टेंड होती हैं। ठीक है, उनकी सोर्सेज क्या है, उनका नेचर क्या है। ठीक है भाई, उसके बाद हमारा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए नहीं। थैंक यू।